अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे, लखनऊ पैक्ट को डिस्कस करेंगे कि कब स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में बेसिकली हुआ था। ड्यू टू द कंटिन्यू एफर्ट ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू होल्ड अ जॉइंट सेशन इन लखनऊ इन 1916। कायद-ए-आज़म की बहुत मेहनत के बाद कांग्रेस जो इंडियन पार्टी थी और मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की थी, दोनों ने मिल के जो वो डिसाइड किया कि हम एक सेशन रखते हैं दोनों मिल के लखनऊ में 1916 में। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कॉपरेशन इन लखनऊ, दोनों ने मिल के वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। लखनऊ पैक्ट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ इट्स काइंड बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज़। ये पहला एक सेटलमेंट हुआ था, पॉलिटिकल सेटलमेंट, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे। ठीक है। इट पेव द वे फॉर फर्दर यूनिटी विद गांधी फ्रॉम कांग्रेस। ये फर्दर हमें एक रास्ता दिखा रहा था कि यूनिटी, एक साथ हम काम करेंगे। गांधी जो थे वो कांग्रेस के थे। एंड डिसाइडेड टू सपोर्ट द मुस्लिम इन दिस स्ट्रगल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। और इन्होंने हमें ये बताया था कि ये सपोर्ट करेंगे मुसलमानों को अपनी खिलाफत को, जो ऑटोमन एम्पायर जो ब्रिटिश के अंडर थी, उसको रिस्टोर करने के लिए मुसलमानों की ये बेसिकली मदद करेंगे। बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन होप दैट दिस प्रेशर ऑन द ब्रिटिश, मतलब दोनों ने, हिंदुओं ने और मुसलमानों इस टाइम पीरियड में साथ थे और इन्होंने मिल के प्रेशर डाला ब्रिटिश पे, अंग्रेज़ों पे, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों का राज था, हर चीज़ अंग्रेज़ों के अंडर थी। इवन के मुसलमान और हिंदू दोनों थे। फिर लेकिन जो इंडियन पार्टी थी वो सिर्फ इंडियन का सोच रही थी, हिंदुओं का सोच रही थी, लेकिन मुसलमानों का कोई सोच नहीं रहा था। जब मुसलमानों की पार्टी बनी तो वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करना शुरू हो गई। फिर हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने मिल के डिसाइड किया कि हम अब अंग्रेज़ों से पीछा छुड़वाएंगे और उनको थोड़ा डोमिनेट करेंगे। तो ये लखनऊ पैक्ट बेसिकली 1916 में, आपने याद रखना कि क्या हुआ था, जब दोनों मुस्लिम और हिंदू आपस में मिल के एक जॉइंट सेशन किया था इन्होंने। आगे स्टडी हम करते हैं। बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन होप द प्रेशर इन ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड मेक देम गिव इन टू देयर डिमांड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। बेसिकली इन्होंने प्रेशर डाला ब्रिटिश पे कि वो इंडियन की इंडिपेंडेंस उनको दे, आज़ादी दे। मोहम्मद अली जिन्ना ने एफ़र्ट की सक्सेस इन ब्रिंगिंग द टू मेन पार्टीज़ ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, मतलब सारी कायद-ए-आज़म की मेहनत थी कि वो दोनों पार्टीज़, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी, इंडियन भी और हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी, तो इन्होंने इतनी मेहनत की कि वो दोनों पार्टी आज एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद क्या है, अर्न ताकि वो अंग्रेज़ों से अपना पीछा छुड़वा सकें। सो इसी वजह से कायद-ए-आज़म की इस एफ़र्ट की वजह से इनको एक टाइटल मिला, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये देखो, हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, और उनकी यूनिटी का, तो इनको ये टाइटल दिया गया। तो आपने याद रखना है कि कायद-ए-आज़म को कौन सा टाइटल मिला, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोंटेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म 1919। द ब्रिटिश मेड इंडियन प्रॉमिस ऑफ सेल्फ रूल इन एक्सचेंज ऑफ देयर असिस्टेंस इन विनिंग वर्ल्ड वॉर 1। मतलब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इंडियन से प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको वर्ल्ड वॉर 1 अगर हम जीत गए तो फिर हम आपको ना आपके रूल्स वो दे देंगे, आपको इंडिपेंडेंस वगैरह देंगे। इन 1918 में एडवर्ड मोंटेग्यूस, जो कि सेक्रेटरी था स्टेट ऑफ इंडिया का, और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, जो कि वाइसराय था इंडिया का, पुट फॉरवर्ड प्लान विच बिकेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। इन दोनों ने एक प्लान को रखा आगे, और जो कि बाद में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट बना 1919 का। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सजेस्टेड दैट इंडियन माइट वन डे हैव सेल्फ गवर्नमेंट। पहली दफ़ा उस डॉक्यूमेंट में, जो इंडियन एक्ट था, इसमें ये मेंशन था कि एक दिन इंडियन की अपनी सेल्फ गवर्नमेंट होगी। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर, और वो गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करेगी, बेसिकली उसमें कुछ पॉइंट्स थे। वो पॉइंट्स क्या थे? नेशनल पार्लियामेंट विद 2 हाउसेस, नेशनल पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होंगे,
काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 2 हाउस थे, एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्टेड लोकल मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये नंबर ऑफ इलेक्टेड लोकल जो आम लोग जो इलेक्शन में पार्ट लेंगे वो इंक्रीज़ होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। आगे जाने से पहले आई सजेस्ट कि यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी है कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया 1918 में कौन था, एडविन मॉन्टेग्यू, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट है द वाइसरॉय कुड वेट टू एनी डिसीजन ऑफ सजेशन फ्रॉम द इंडियन एंड ब्रिंग इन एनी लॉ। जो वाइसरॉय है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, अभी हमने उसका नाम स्टडी किया है, वो कोई भी डिसीजन ला सकता है और किसी भी इंडियन को सजेशन उनसे ले भी सकता है और उसको अपना कानून बना भी सकता है। ही थॉट नेसेसरी इंट्रोड्यूस DRQ, उन्होंने एक क्या इंट्रोड्यूस करवाया, एक ऐसा सिस्टम बाय विच सम पावर वर रिवर्स, कुछ पावर्स हम अगर पावर हमने लगाई है किसी पे उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। एंड कंट्रोल बाय द गवर्नर ऑफ प्रोविंस, और उस पावर को कंट्रोल कौन करेगा, उस सूबे का गवर्नर, अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, वो गवर्नर जो कि वाइसरॉय उसको अपॉइंट करेगा। अदर पावर वर ट्रांसफ़र टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो दूसरी पावर्स होंगी वो किसके पास जाएंगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएंगी। इन्होंने कहा कि इस इंडियन एक्ट का बेसिकली मकसद था कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग इलेक्शन में इलेक्टोरेट होंगे। अ कमीशन ऑफ मीट आफ्टर 10 ईयर टू डिसाइड वेदर इंडियन वर रेडी टू फॉर फर्दर कंसेक्शन, फिर एक कमीशन होगी 10 साल के बाद कि इंडियन जो हैं वो रेडी हैं अपने फर्दर अलग होने के लिए या नहीं। सो द रिफॉर्म वर रिजेक्टेड बाय बोथ लीग एंड द मुस्लिम। ये बेसिकली ये अंग्रेज़ों ने पेश की थी कि अगर हमने ये इंडियन एक एक्ट बनाया है, इसमें मुसलमान ये करेंगे, हिंदू ये करेंगे, लेकिन एट द एंड मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी ने और हिंदुओं की जो पार्टी थी कांग्रेस, इन दोनों ने इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। एंड दीज रिफॉर्म वर लिमिटेड वेरी फॉर इमीडिएट फ्यूचर, मोस्ट पावर वर स्टिल इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट्स वाइसरॉय। बिकॉज ये जो भी पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए थे ये ज़्यादा से ज़्यादा हाथ किसका था, अंग्रेज़ों का, मतलब, और ज़्यादा से ज़्यादा पावर भी किसके पास थी, अंग्रेज़ों के पास थी। मुसलमानों को और हिंदुओं को कुछ मिल ही नहीं रहा था, इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। ये था आपका मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और जो कि इन्होंने एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पेश किया था 1919 में, और ये एट द एंड रिजेक्ट हो गया। और इसके ये पॉइंट्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं, अच्छे से पेपर में आ सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आगे स्टडी करते हैं हम खिलाफत मूवमेंट 1919 में। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट आई थी, और ये खिलाफत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से सुनना है, ठीक है। सो द खिलाफत मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय अली ब्रदर्स, मतलब ये इस मूवमेंट का आगाज़ किसने किया था, अली ब्रदर्स ने किया था। मौलाना अब अली ब्रदर्स कौन है, एक का नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एक का नाम था मौलाना शौकत अली। तो ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिल के खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया था 1919 में। So the government of India supported, this movement in India supported the cause of Ottoman खिलाफत। बेसिकली इस मूवमेंट ने इंडिया में सपोर्ट किया था, जो कि वजूहत फैली हुई थी ऑटोमन एम्पायर की। हु वर कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ मुस्लिम उम्मा, जो कि अपने आप को कंसिडर करते थे कि ये मुसलमानों के वो हेड है। अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, इस मूवमेंट के मुताबिक, सो द प्रोटेक्शन ऑफ द खिलाफत वाज द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम। इस मूवमेंट के मुताबिक ये जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन खलीफा था, खिलाफत थी, सो इसका हर मुसलमान का फ़र्ज़ था कि इसको प्रोटेक्ट करे। सो द इंडियन मुस्लिम डिमांडेड फेयर ट्रीटमेंट फॉर तुर्की आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। सो जो मुसलमान थे इंडिया के, उन्होंने डिमांड की कि हमें फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तुर्की के लिए वर्ल्ड वार 1 के बाद। सो द ट्रीटी ऑफ सर्वर however had already carved up the Ottoman Empire into mandate to be administered by British, France and Italy। मतलब बेसिकली ऑटोमन एम्पायर किसके कब्ज़े में आहिस्ता उस पर कौन हुक्म जमा था, ब्रिटिश, अंग्रेज़, फ्रांस और इटली, इटाली वगैरह। सो डिस्पाइट द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, द खिलाफत वाज अबॉलिश्ड इन 1924।
खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में सपोर्ट मिलने के बावजूद ये मूवमेंट जो थी 1924 में ख़त्म हो गई एंड खलीफा अब्दुल माजिद टू वाज एग्जाइल्ड। तो उसके बाद क्या हुआ, जो खलीफा मोहम्मद माजिद टू उनको वतन से निकाल दिया गया, यानी कि जिला, ये एग्ज़ाइल का मतलब होता है वतन से निकाल देना। मुस्तफ़ा कमाल पाशा रिफॉर्म तुर्की ऑन नेशनलिस्ट लाइन एंड पुश द अलायंस आउट ऑफ तुर्की। तो जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, उन्होंने तुर्की की जो नेशनलिस्टिक लाइन थी उसको एक अलाइंस में रखा, मतलब एक कि मिल के हम काम करेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता जो खिलाफत मूवमेंट थी वो पूरे उसकी वजूहात जो थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई इंडिया में भी। एंड इट हैड ब्रॉट अवेयरनेस टू इंडियन मुस्लिम्स टू पॉलिटिकली एक्टिव। लेकिन इसके बाद मुसलमान जो थे इंडियन के, उनके दिमाग में एक चीज़ अवेयरनेस आई कि अब हमें एक्टिव होना है पॉलिटिकली। तो ये था खिलाफत मूवमेंट, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो तुर्की को बचाने के लिए, तुर्की की जो अटोमन खिलाफत थी, इसको बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई। और इसका मकसद ये किसने चलाई थी, अली ब्रदर्स ने चलाई थी। और कहाँ कहाँ पे फिर उसको किसको वतन से निकाल दिया गया और कब ख़त्म हुई, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि मुसलमान जो थे वो एक्टिव हो गए थे। तो ये थी खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे चलती हैं। महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब गांधी ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिस नॉन कोऑपरेट मूवमेंट 1920 से लेके 1922 तक। in an attempt to move the British government in India to grant the Indian the right of self government। सिर्फ ये करने के लिए कि जो मुसलमान इंडियन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपना सेल्फ हुकूमत बनाने का एक राइट हासिल कर सकें। यानी कि जो पहले तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना, तो ये चाहता था गांधी कि हमारी अपनी एक अलग हुकूमत हो। तो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट का नाम याद रखना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू बी अ लार्ज स्केल सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। बेसिकली डिसओबीडेंस मतलब ये आपको मतलब उनकी नाफरमानी कर रहे थे, और इसको कहा ये जाता है कि सत्याग्रह कुछ ऐसा वर्ड है। इन रिटेलिएशन टू द सीरियस टू अटेम्प्ट मेड द ब्रिटिश टू रीप्रेस द वेव ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। मतलब कि जो अंग्रेज़ थे वो जो भारतीयों को दुबा रहे थे, इंडियंस को दुबा रहे थे, तो उसकी वजह से इन्होंने एक ये वेव स्टार्ट की ताकि हम इंडियन जो हैं अपने राइट्स को हासिल कर सकें। उसके बाद So the non-cooperation movement was a retaliation of the unjust Rowlatt Act and the gruesome Amritsar massacre, where the British General Dyer commanded his troops to open fire at a group of peaceful protesters। बेसिकली ये जो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी, एक कानून था वहाँ पे, उसके ख़िलाफ़ जाके उसको मतलब इन्होंने तोड़ा, उस कानून को तोड़ा, और उसके बावजूद इन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर वहाँ पे एक ब्रिटिश जर्नल, एक अंग्रेज़ जर्नल था डायर, उसको ये कहा गया कि आप अपनी फायर ऑन करो, ओपन फायर करो, काजिंग सेवरल हंड्रेड्स इन इंडियन फैटेलिटीज़, जिसकी वजह से बहुत इंडियन जो हैं वो मारे भी गए, गोलियां चलाई गई, ओपन फायर किया गया और बहुत लोग मारे भी गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंक्लूडेड इंडियन बाइकॉटिंग इलेक्शन। इस मूवमेंट में बेसिकली क्या था कि हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, बाइकॉट करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बाइकॉट करना है, फॉरेन गुड्स से बाइकॉट करना है, हमने टैक्स को पे नहीं करना, एंड इवन रिज़ाइनिंग टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और हमें जो जो टाइटल दिया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, हमने उससे भी रिज़ाइन कर देना है। 1922 में फरवरी में गांधी कॉल्ड फॉर ऑफ द नॉन मुस्लिम, ये जो कॉपरेशन मूवमेंट थी, कि when it was apparent the Indian disconnect had grown aggression। इसने गांधी ने ये देखा कि अब हद से बाहर निकल गए हैं लोग, as seen in the of गांधी was soon। तो उसने कहा कि काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, तो अब इस सिचुएशन, इस मूवमेंट को ख़त्म कर दो। गांधी ने ये ऐलान कर दिया था 1922 में।
उसके बावजूद लोग नहीं रुके और काफ़ी लोग मारे भी जा चुके थे, लोग गुस्से में आ चुके थे। तो पुलिस अफसरान भी काफ़ी मरे। तो उसकी वजह से जो गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, हिज रोल, क्योंकि वो इसी ने ये स्टार्ट करवाई थी मूवमेंट, तो इस वजह से लोग रुके नहीं, लोग बहुत नुकसान हो रहा था, तो इसको अरेस्ट कर लिया गया। इस पीरियड में 1927 से 35 तक जो मेजर इवेंट हुआ था पूरी दुनिया में, वो इम्पैक्ट हुआ था पॉलिटिकल सिनेरियो का ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द कॉलोनियल रोल। मतलब इसने बहुत टाइम तक स्ट्रगल की है मुसलमानों ने और इंडियन ने, ताकि हम अंग्रेज़ों से पीछा छुड़वा सकें। तो ये पीरियड था एक 1927 से 35 तक। तो ये हम आगे 27 से 35 तक सारा स्टडी करेंगे। बट बेसिकली ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये गांधी ने चलाई थी, और किस किस से बाइकआउट करना था ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन गांधी ने देखा कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो इसने मना किया कि अब हम ये स्टॉप कर दो, मूवमेंट को ख़त्म कर दो। लेकिन लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी, बहुत नुकसान हो रहा था। पुलिस अफसर भी, लोगों ने गुस्से में आके चोरा चोरी के मकाम पे, ये आपका एक MCQs भी है आपकी बुक में कि चोरा चोरी की इंसिडेंट हुआ था, जिसमें लोगों ने पुलिस अफसरान को भी मारा था, और उसकी वजह से गांधी को भी फिर अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये थी आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं 1927 से 35 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।